ऑफलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं, ये भी पढ़ लिया था। और इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम। पहले नियम पढ़ा था जो मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम था, ठीक है, आवर्त नियम था। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं हमने पढ़ी, और विशेषताओं के बाद जो मेन आया था हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं भी बात करी थी। देखिए उपयोगिताएं इस वाली पीरियोडिक टेबल की नहीं आती हैं, आवर्त सारणी की नहीं आती हैं, जो आने वाली मॉडर्न है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी उपयोगिताएं सबसे ज़्यादा आती हैं, ठीक है, इसकी नहीं आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहीं पर है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। जो मेंडलीव की खुद की मूल आवर्त सारणी थी उसके क्या क्या दोष रहे, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोष में जो सबसे पहला दोष था वो ये था कि मेंडलीव ने कहा कि हमने जो ये तत्व लिख रखे हैं आवर्त सारणी में, ये तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं, ये कहा मेंडलीव ने। लेकिन जब आप मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, जब देखते हैं उसमें, तो उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं कि उनका परमाणु भार तो ज्यादा है, बट कम परमाणु भार वाले तत्व से उसको पहले रख दिया गया। कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है। तो एक दोष तो यही मिल गया जब उसने कहा था कि हमने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को ऐसा मिल जाता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु भार तो ज्यादा है लेकिन कम परमाणु भार वाले तत्व से वो पहले रखा गया है। तो यहीं पर रख देंगे, पहला दोष तो यही हो जाएगा, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। एक तो जी हमारा ये हो गया, क्या था, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया। एक कमी तो इसकी ये मिली, ठीक है। दूसरी कमी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो देखने को मिला कि जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व थे, ठीक है, तो सारणी में उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया। बात समझ आ गई। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व थे या श्रेणी वाले तत्व जो थे, उनको आवर्त सारणी में एक मूल स्थान ना मिलना भी क्या है, इसका दोष रहा। लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान न मिल पाना। ये भी इसका एक दोष रहा कि जो लैंथेनॉइड थे और जो एक्टिनॉइड थे, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को आवर्त सारणी में मूल स्थान न मिल पाना भी क्या रहा, उसका एक दोष रहा। बात समझ आ गया। सेम चीज थी, तीसरा पॉइंट इसका मिल जाएगा, समस्थानिकों का
स्थान। इतना ही रहने देते हैं, इसको मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए पहला दोष क्या रहा कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना, ये एक दोष रहा। सेकंड दोष रहा लेंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान न मिल पाना, भी एक दोष रहा। फिर थर्ड है समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक मतलब जैसे आपने देखे होंगे सम, देखिए यहीं से बात चल रही है, सम और स्थानिक, सम प्लस स्थानिक, यानी कि नाम हो जाएगा उसका समस्थानिक। समान स्थान रखने वाले यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम समस्थानिक। तो कुछ ऐसे तत्व आए जो तत्व तो सेम थे, एक ही स्थान पर, मतलब उनका क्या कहता, परमाणु भार अलग अलग था गया, परमाणु भार उनके अलग अलग थे लेकिन परमाणु क्रमांक उनका सेम था, एक जैसा था। तो उस कंडीशन में अब एक तत्व को तो एक जगह ही रखा जा सकता था, लेकिन समस्थानिकों को यहां पर कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। और जब समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया तो इसका मतलब यह भी एक दोष में शामिल हो गया। बात समझ आगे भी, ये किस में हो गया, एक दोष में शामिल हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा भाई, कुछ अक्रिय गैसें थी जो अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय जानते हो किसे कहते हैं भाई? अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस वो गैसें होती हैं जो किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं करती, उन्हें कहते हैं क्या, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें इसलिए होती हैं इनके बाह्यतम कोश क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और जब इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता भी जीरो होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि भी क्या होती है, जीरो होती है। बस में सभी चीज तो इसकी जीरो हो गई, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता तो फिर ये किसी के साथ इनको क्या कहते हैं हम, अक्रिय गैसें कह देते हैं, नोबल गैसेस कह देते हैं, ठीक है, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो अक्रिय गैसों के लिए रिक्त स्थान न होना, तो अक्रिय गैसों के लिए को लिख दिया है, अक्रिय गैसों के लिए रिक्त स्थान ना होना। जैसे आपने देखा होगा आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक साथ यहां पर रख दिया, लेकिन भैया यहां तो अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान सही से मिला ही नहीं, खाली स्थान छोड़ा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी इसका एक दोष रहा, ठीक है। तो ये चार दोष थे, और भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दोषों से हमें क्या मतलब है, ये चार ही दोष काफी हैं, क्योंकि इससे तो बहुत कम आता है, आने वाली जो पीरियडिक टेबल है मॉडर्न वाली उससे बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, तो उसी बात पर हम कर सकते हैं अब क्या, अब बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या वर्तमान आवर्त सारणी, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो वाली आवर्त सारणी। इससे बहुत सारी हमें सुविधाएं मिली, तत्वों को पढ़ने में बहुत सारी इससे हेल्प मिली, और आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, अब जो हमें सबसे ज्यादा नॉलेज मिलती है वो इसी आधुनिक आवर्त सारणी से मिलती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस आधुनिक आवर्त सारणी के थ्रू मैं सभी एलिमेंट्स को आपको लर्न कराऊं, सारी की सारी आवर्त सारणी को आपको लर्न कराऊं, और उनके परमाणु क्रमांकों को लर्न कराऊं, उनके परमाणु भारों को भी कोशिश करूं कि लर्न कराऊं, ठीक है नहीं,
और कोशिश करूंगा कि इन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को बताऊं कि किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, कौन सी क्या होती हैं, मेटल कौन सी होती हैं, नॉन मेटल्स कौन सी होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसका स्वरूप देख लेते हैं, होता क्या है। इसमें नोट पॉइंट में लिख देते हैं इसको। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हुआ करते हैं वो कितने आवर्त हैं भाई, कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ये बताएगा कोई? देखिए मैं बताता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु भारों के, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु भारों के, सॉरी परमाणु भार तो निकल गया, परमाणु क्रमांक आ गया भाई, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। एक तो ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट याद करना कि इस आवर्त सारणी को को 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं कुछ, जानते हैं ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? खड़े। ठीक है भाई, देखिए होता क्या है, मैं एक बार समझाता हूं। ये वाली लाइन जो होती हैं ऐसे करके ये होती हैं, ठीक है, ऐसे करके ये जो लाइन होती हैं इनको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऊर्ध्वाधर। ये कुछ कमेंट आया दिखा है किसी का, देखिए भी, पढ़िए जरा, आया कि कोई नहीं आया? ठीक है, बस तो इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है नहीं? ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं और ऊर्ध्वाधर कॉलमों को हम क्या कहते हैं भाई, कोई बताया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर ये लाइन होती हैं, मेरा ध्यान कहीं हो रहा है इस टाइम। ठीक है, इस आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। बात समझ आ गई भाई? इस आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। तीसरा, इसे
कितने क्षितिज, क्षितिज होती है यानी कि 7 पड़ी इस तरीके से, उसको बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, तो इन्हें 7 क्षितिज कॉलम होते हैं। ठीक है, 7 इन्हें, इसे 7 क्षैतिज पंक्ति पंक्तियों में रखा गया है या बांटा गया है, में बांटा गया है, जिन्हें आवर्त कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भाई, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों और 7 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं ऊर्ध्वाधर को, और जो क्षितिज थी उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं आवर्त कहते हैं। ये बात समझ गए, इसलिए इसको आवर्त सारणी भी हम कहते हैं। बस ध्यान रखना है भाई, यहां पर नंबर जो हम डालते हैं इस तरह से डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन आवर्तों को हम ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड आवर्त, इस तरीके से रोमन नंबर में भी शो कर सकते हैं, या ऐसे ही कॉलम में 1 से 18 तक काउंटिंग भी कर सकते हैं, वरना इसको इस तरीके से और करते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 8th जीरो होता आता है, वो जीरो ग्रुप कहते हैं उसको, है ना। ऐसे ही सेकंड बी, थर्ड बी, इस तरीके से हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, वो एक पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर पूरा दिखा दूंगा, तब जाकर के उनको बात करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की, जो वर्तमान समय में अब चल रही है। क्लियर है। अब देखो यहां पर कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो मैंने लिखा है यहां पर 7 आवर्त होते हैं, ये लिया 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आवर्त सारणी के जस्ट नीचे 2 लाइनें और मिलेंगी आपको इस तरह से, ऐसे करके। तो एक को तो बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ये भी क्या होता है, एक्चुअली इसी में काउंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जब 50 से 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व को आप देखेंगे, किसको भाई, 57 परमाणु क्रमांक को, मैं कल पूरी पीरियोडिक टेबल यहां पर रखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि जब 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आप देखेंगे, उसके बाद 57 से आगे के एलिमेंट 14 एलिमेंट गायब मिलेंगे। 57 के जस्ट बाद आएगा फिर 72, 72, और जब आएगा तो इसके बीच के फिर एलिमेंट गए कहां, तो इसके बीच के एलिमेंट वो यहां आ जाते हैं। क्यों? वहां पर उनको स्पेस नहीं मिल जाता। यही इसका दोष भी कहलाएगा आगे जाके, जब हम पढ़ेंगे इस आवर्त सारणी के दोष, तो उसमें ये दोष भी मिलेगा कि कहीं आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को कोई स्थान ही नहीं मिला, तो ये एक दोष भी चल जाएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो वो आवर्त में न गिने, वो काउंट वहीं पर होता है। ठीक है, छठा और सातवां जो आवर्त है वही के ये तत्व होते हैं। क्लियर है? तो वो डाउट था, वो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। क्लियर है भाई? तो मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मैंने बताई इस तरह से होती है, और जब इस तरह की होती है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी तो है ही। इसमें एक छोटा सा वर्ड और मैं ऐड कर रहा हूं, इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी में मैं इसको बोल देता हूं, क्योंकि अभी बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए आपको।
दीर्घाकार आवर्त सारणी। देखिए होता क्या है, जैसे ही मेंडलीव की वो मूल आवर्त सारणी आई, मूल आवर्त सारणी के बाद उसमें कुछ संशोधन किया गया, तो फिर आई एक आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी के बाद भी फिर से एक आवर्त सारणी नई बनी, जिसको हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी में बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, 19-20 मतलब अंतर है। उसमें कहीं कहीं कॉलम भी छूटे हुए हैं, इस वाले में कहीं कॉलम नहीं छूटे हुए हैं, बिल्कुल एकदम फिक्स होकर के आई है। ठीक है, तो मैंने वो बीच वाली स्किप कर दी है, मैं मेन वाली को ही लिखवा रहा हूं, मेंडलीव की आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज जाओ कि किसी किसी बुक में, क्योंकि 3 तरह की आवर्त सारणी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, स्किप कर दिया है। यहाँ पर सीधी बात करता हूं मैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक में भी कौन सी, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, इसमें भी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, ये जो मैंने आवर्त लिखे हैं, आधुनिक आवर्त कहेंगे एरिया, ये जो लिखे हैं 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम, और जी यहाँ पर लिखे हैं 7 पंक्तियां, ये नहीं होते, ये किसी में कम होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप देख लो कहीं पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने ये जो मेन जो भी आप तुम पढ़ते हो इस टाइम पर, उस वाली आवर्त सारणी के हिसाब से मैंने ये लिखवाया है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। तो भाई एक बार लिखते हैं, अब मेंडलीव होता है वो, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई? मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ा था, मूल आवर्त नियम या आवर्त नियम, उसमें जो था सेम वही है, बस वहां पर मैंने लिखा था परमाणु भार, और यहां पर हम उसकी जगह लिख देंगे परमाणु क्रमांक। बस इतना सा इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भी? परमाणु भार यानी कि परमाणु क्रमांक देखने को मिलेगा। परमाणु भार की जगह क्या जाएगा यहां पर? परमाणु क्रमांक। जैसे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये था मीन्स तत्वों के जितने भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम था आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है,
आपने देखा कि आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी मान लो या दीर्घाकार आवर्त सारणी मान लो, दोनों ही आवर्त सारणियों को किस में रखा गया था? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसलिए उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है भाई, ये होता है उसका आधुनिक आवर्त नियम। उसके साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस। क्या जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसको किस तरीके से रूप दिया गया? तो इसको 18 कॉलम मैंने अभी बताया था, स्तंभों में और किसमें? 7 क्षैतिज पंक्तियों जिनको आवर्त कहते हैं, उनमें इसको इन तत्वों को वर्गीकृत किया गया। उसके साथ साथ इन वर्गों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का नाम न दे करके कहीं किसी कॉलम को दिया है फर्स्ट ए ग्रुप, किसी कॉलम को दिया है सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, किसी को सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। तो मेरा काम क्या रहेगा? पूरी आवर्त सारणी को यहां बोर्ड पर दिखा करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनको नाम दिया गया है। ठीक है नहीं? इसमें सारे के सारे एक जैसे गुणधर्म रखने वाले तत्व एक साथ आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं एक लाइन ले लेता हूं, इसमें सबसे पहली लाइन मिलती है ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये कुछ एलिमेंट थे, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। अभी जो मैं बोल रहा था, पहला कॉलम जो आता है, पहला जो क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्ति जो आती है, ऊर्ध्वाधर कॉलम जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं? समूह या वर्ग कहते हैं। उस समूह या वर्ग का जो पहला वाला वर्ग है वो ये होता है जिसमें ये वाला तत्व होते हैं, ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हम देखेंगे कि जितने भी तत्व आए हैं क्रम से, इन सभी तत्वों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है, वो लगभग समान से होते हैं। देखिए कैसे, मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये सभी की सभी धातुएं क्षारीय होती हैं। क्या होती हैं भाई? क्षारीय होती हैं सभी की सभी धातुएं। दूसरा, इन सभी धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। ये देखने को मिलता, सभी की +1 ही आती है। जब आप देखेंगे, मैं निकालना भी सिखाऊंगा किस तरह से निकालेंगे। इन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, सभी तत्वों की संयोजकता 1 आएगी। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद साथ साथ इनकी जो एटॉमिक रेडियस है, बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर वाले एलिमेंट की जो परमाणु त्रिज्या है वो कम है, उससे उसकी थोड़ी ज़्यादा है, और तीसरे की उससे कम हो गई। ऐसा नहीं होगा, सिक्वेंसली बढ़ती चली जाएगी। सबसे ऊपर वाले की सबसे कम, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा। इस तरीके से ये कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। क्या चली जाती है अभी? ये कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल मैं पूरा प्रोडक्ट टेबल सामने लिख करके, सामने बना करके तैयार रख लूँगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर, सेम प्लेटफॉर्म पर। ओके, थैंक यू।